जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज हम एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कहा गया है, विद्या ददाति विनिमय। विद्या, ज्ञान जितना बांटो, जितना दो, उतना ज़्यादा बढ़ता है और इससे बढ़ के कोई धन नहीं होता। ये सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करें। मित्रों, ये जन्म कुंडली मोहित यादव जी की है, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। मित्रों, सबसे पहले आप इनकी जन्म की तिथि नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इनकी जन्म की तिथि है 20/1/1995 और जन्म का समय है प्रातः के 5 बजे 5 AM। मित्रों, धनु लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी सिंह राशि है। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जन्म कुंडली से संबंधित पंचांग की। मित्रों, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मघा नक्षत्र के चौथे चरण में गुरुवार के दिन सौभाग्य योग और भव करण में इनका जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि का चंद्रमा मजबूत होता है, बलवान होता है और धनु लग्न में यह कारक होता है। मित्रों, धनु लग्न की इनकी कुंडली है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि धनु लग्न के लोग किस स्वभाव के होते हैं। मित्रों, धनु लग्न के लोग, धनु लग्न के जातक सबसे अधिक धर्मी, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव अग्रसर रहने वाले, सच बोलने वाले, मुंह पर बोलने वाले, परोपकारी, अपने माता पिता की सेवा करने वाले, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उसको अच्छा बना लेने वाले, हंसमुख और गंभीर, कुछ इस तरह का स्वभाव धनु लग्न के जातकों का होता है। मित्रों, लग्न इनका मूल नक्षत्र में है, जो कि केतु से संबंध, केतु देव से संबंधित है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु देव होते हैं और इनकी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि जो कि सूर्य देव से संबंधित है, जिसके स्वामी सूर्य देव होते हैं और वो भी केतु के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में है। मित्रों, सबसे पहले यह जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का किस तरह का स्वभाव होता है। मित्रों, सिंह राशि के जातक नेक दिल, परोपकारी, सच बोलने वाले, मुंह पर बोलने वाले, ऊपर से कठोर और अंदर से नरम स्वभाव के होते हैं। थोड़ा सा इनके स्वभाव में अभिमान की भावना भी होती है। यह अपने आगे दूसरों का महत्व नहीं देते, दूसरों को बिल्कुल महत्व ये नहीं देते अपने आगे। इनका स्वभाव कुछ रॉयल, राजा महाराजाओं वाला रुतबा होता है ना, कुछ इस तरह का स्वभाव इनका होता है। ये अपने आगे किसी का महत्व, किसी को भी महत्व नहीं देते। कुछ अभिमान की भावना, कुछ अहंकार की भावना भी इनके अंदर होती है। ये अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, समाज में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अधिक से अधिक धन अपने ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर दिखावे में, सिर्फ अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए व्यय करते हैं, अधिक से अधिक धन। कुछ इस तरह का स्वभाव होता है सिंह राशि वालों का। लेकिन नेक दिल होते हैं, ये बात जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं।
मित्रों, इनका लग्न धनु लग्न और सिंह राशि दोनों ही केतु के नक्षत्र में है, केतु से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक का स्वभाव किस तरह का हो जाता है, क्या बदलाव आता है? मित्रों, ऐसी स्थिति में जातक के अंदर, जातक के स्वभाव में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जातक जिसका लग्न और राशि दोनों ही राहु या केतु से संबंध बना ले, तो ऐसे जातकों के स्वभाव में भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है। क्या करें, क्या ना करें, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सोच में पड़े रहते हैं। कन्फ्यूजन की स्थिति सदैव इनके मन में, इनके मस्तिष्क में, इनके स्वभाव में बना रहता है। आइए मित्रों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की व्याख्या कर लें, देख लें। पहले मित्रों बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की। मित्रों, सूर्य देव इनके जन्म कुंडली में भाग्येश होकर के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध के साथ युति करके बैठे हुए, और ये अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्यदेव स्वयं होते हैं। अपने नक्षत्र में बैठना किसी भी ग्रह के लिए यह शुभ होता है, और यह भाग्येश होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। ऐसे में जातक के भाग्य की भी ये वृद्धि करेंगे, यह भी निश्चित है। इसके बाद बात करेंगे चंद्रदेव की। मित्रों, चंद्रदेव इनके जन्म कुंडली में अष्टमेश होकर, कर्क राशि यहाँ बन रही है, अष्टमेश होकर कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में, मंगल के साथ युति करके। और कौन से नक्षत्र में? मघा नक्षत्र में, जो कि केतु देव का नक्षत्र है। अष्टमेश का भाग्य में बैठना, अष्टमेश जहाँ भी बैठेगा, अष्टमेश जहाँ भी बैठे उस भाव में थोड़ी कमी करेगा, थोड़ा कमजोर करेगा उस भाव को। तो ये चंद्रमा वैसे तो इस लग्न में कारक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भाग्य को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मित्रों मंगल देव की। मित्रों, मंगल देव इनके जन्म कुंडली में पंचमेश और द्वादशेश, पंचमेश पंचम भाव के अधिपति और द्वादश भाव के अधिपति, दोनों भाव के अधिपति होकर के कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, चंद्रमा के साथ युति करके। और ये किसके नक्षत्र में बैठे हुए मित्रों? मघा नक्षत्र में, केतु देव के नक्षत्र में। तो चंद्रमा और मंगल दोनों ही केतु देव के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। पंचमेश का भाग्य भाव में बैठना यह भाग्य वृद्धि का कारक बनता है, लेकिन द्वादशेश इस भाव के अधिपति का भाग्य भाव में बैठना यह थोड़ा भाग्य को कमजोर करने वाला होता है। इसके बाद मित्रों बात करें बुध देव की। मित्रों, बुध देव इनके जन्म कुंडली में सप्तमेश और दशमेश, सप्तम भाव के अधिपति और दसम भाव के अधिपति होकर कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के साथ युति करके बुधादित्य योग लगा रहे हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। वैसे सप्तमेश का सप्तम भाव के अधिपति का दूसरे भाव में बैठना और दसम भाव के अधिपति का दूसरे भाव में बैठना यह शुभ होता है, अच्छा होता है, धनदायक होता है। और वैसे भी ये बुधादित्य योग लगा रहे हैं तो यह शुभ है। और ये कौन सा नक्षत्र में बैठे हैं मित्रों? धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल देव का नक्षत्र है। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और सुखेश होकर, लग्न भाव के अधिपति
और सुख भाव के अधिपति, दोनों भाव के अधिपति होकर के कहाँ बैठे हैं ये? जन्म कुंडली के द्वादश स्थान में, जन्म कुंडली के अंतिम स्थान में, 12वें स्थान में शुक्र के साथ युति करके, शुक्र के साथ युति करके बैठे हैं। तो लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना यह कुंडली को थोड़ा सा कमज़ोर करता है, ये कुंडली को थोड़ा कमज़ोर करने वाला होता है। ऊपर से यह सुखेश भी हैं, सुख भाव के अधिपति भी हैं, दोनों भाव के अधिपति होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। तो ये कहीं न कहीं सुख में, यहाँ तो पूरा कुंडली में ही थोड़ी कहीं न कहीं कमजोरी ला देते हैं। अब ये आगे अध्ययन करेंगे ये किस अवस्था में है, क्या फल होगा इसका। आइए मित्रों, पहले शुक्रदेव की स्थिति जान लें। मित्रों, शुक्रदेव इनकी जन्म कुंडली में षष्ठेश और लाभेश, छठे भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति होकर कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के द्वादश भाव में ही, गुरु के साथ युति करके, लग्नेश के साथ ही युति करके द्वादश भाव में शुक्रदेव विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, या लग्न को मजबूत करने वाले हो जाते हैं। तो शुक्रदेव इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो शुभ हो रहे हैं, लग्न को, लग्नेश को मजबूत कर रहे हैं, छठे भाव को मजबूत कर रहे हैं, यह शुभ है जातक के लिए। और ये कौन सा नक्षत्र में बैठे हैं मित्रों? ज्येष्ठा नक्षत्र, अपने मित्र ग्रह बुध देव के नक्षत्र में। और देवगुरु बृहस्पति कौन सा नक्षत्र में बैठे थे मित्रों? अनुराधा नक्षत्र में, जो कि शनि देव के नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनि देव होते हैं। और शुक्रदेव अपने मित्र के बुध देव, इनके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। बात करते हैं शनि देव की। मित्रों, शनि देव इनके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति होकर, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में ही स्वराशिस्थ होकर अपने मूल त्रिकोणस्थ राशि कुंभ राशि में बैठे हुए, जिसके स्वामी वो खुद होते हैं। और मित्रों, ये शतभिषा नक्षत्र, जो कि इनके मित्र राहु देव का नक्षत्र है, राहु देव के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु देव की। मित्रों, राहु देव लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में। और केतु देव जन्म कुंडली के पंचम भाव में, जन्म कुंडली के पंचम भाव में भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है, बैठे हुए हैं मित्रों। अब बात कर लेते हैं मित्रों कुछ भाव से संबंधित, जन्म कुंडली के जो भाव हैं क्या कहते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम लग्न और लग्नेश की बात कर लेते हैं। मित्रों, इनके लग्न और लग्नेश, लग्नेश कौन होते हैं मित्रों? यहाँ पे 9 नंबर की राशि बनी है धनु राशि, तो इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति सुख भाव के अधिपति, सुख भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति यानी कि लग्नेश, दोनों होकर के कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के द्वादश भाव में। तो लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना यह शुभ नहीं होता, या आप अच्छे से जानते हैं। यह रोजगार संबंधी परेशानियां देता है, विशेष करके उलझने देता है और कई तरह की समस्याएं देता है। तो क्या इस जातक को ऐसा ही होगा? ऐसा कहना चाहिए? ऐसा कहना चाहिए? नहीं मित्रों, नहीं। इनका लग्न भाव और सुख भाव कमजोर नहीं है। कैसे कमजोर नहीं है, आइए जानते हैं मित्रों, देखा जाए सीधे तौर पे तो इनका लग्नेश द्वादश स्थान में बैठ रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये वास्तव में लग्न और लग्नेश को कमजोर करने वाली स्थिति है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो लग्नेश किसके साथ युति करके बैठा है मित्रों?
लग्नेश देवगुरु बृहस्पति शुक्र देव के साथ, जो कि 12वें भाव में विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां से लग्नेश को मजबूती मिल रही है। इसके बाद मित्रों, लग्न भाव कौन से नक्षत्र में है? मूल नक्षत्र में, केतु देव के नक्षत्र में। और केतु देव कहाँ बैठे हैं मित्रों? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में तो केंद्र और त्रिकोण में पापक ग्रह का बैठना शुभ होता है, यह शुभदायक होता है। और ये जिस राशि में बैठे हैं, मेष राशि में, मेष राशि में इसके स्वामी मंगल देव अच्छी अवस्था में, भाग्य भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं और इस लग्न में कारक होते हैं, कारक होते हैं। तो केतु देव यहाँ पे मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में। और वो किससे संबंध बना रहे हैं? लग्न भाव से, लग्न भाव से, जो कि मूल नक्षत्र में है, केतु देव के नक्षत्र में है। तो लग्न का संबंध कहीं ना कहीं पंचम भाव से हो रहा है। तो यहाँ पे लग्न को भी वो मजबूत कर रहे हैं मित्रों। तो जातक का लग्न और लग्नेश कमजोर नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, उलझन की स्थिति भी बनेगी, कंफ्यूजन की स्थिति भी बनेगी, लेकिन जातक का लग्न लग्नेश कमजोर नहीं है। वो पंचम भाव से संबंध बना रहा है, शुक्र से संबंध बना रहा है। तो जातक अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इन परिस्थितियों को, इन विपरीत परिस्थितियों को झेल लेगा, पार पा जाएगा और अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से वह सब कुछ पाएगा, अच्छी छवि बनाएगा, अच्छी पर्सनैलिटी बनाएगा और जो रोजगार संबंधी समस्याएं हैं उससे भी निजात पा जाएगा। इसके बाद मित्रों, सुख भाव, सुख भाव जो कि पाप कर्तरी योग में भी फंसा है। देखिए, घर शनिदेव, घर केतु देव, और सुख भाव के अधिपति कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? 12वें स्थान में, शुक्र के साथ युति करके। तो उनको शुक्रदेव उनको बल दे रहे हैं, बलवान कर रहे हैं, अच्छी अवस्था में ला रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव वहाँ पे विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। और इसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को, अपने घर को देख रहे हैं वो। तो जातक को सुख की प्राप्ति भी होगी। और यहाँ पर जो पाप कर्तरी योग होने का जातक को दुर्योग लग रहा है, नुकसान हो रहा है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि पाप कर्तरी योग एक दुर्योग है, भावनाशक है, वो भाव को नाश करता है, कमजोर करता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुक्र के साथ युति और उनकी पंचम दृष्टि जो कि यहाँ पड़ रही है, वो इसके भाव को मजबूत कर रहा है। तो जातक को सुख की प्राप्ति भी होगी, बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा। इसके बाद मित्रों, बात करते हैं धन की स्थिति। मित्रों, इनके जन्म कुंडली में धनेश और पराक्रमेश द्वितीय भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति शनिदेव होते हैं, जो कि अपनी ही राशि, मूल त्रिकोणस्थ राशि में बैठे हुए। किसी भी ग्रह का अपनी ही राशि में बैठना यह शुभ होता है। और शनिदेव वैसे भी तीसरे भाव में कारक होते हैं, अच्छे फल देने वाले होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं। और इस लग्न में वह शत्रु भी नहीं होते, मित्र भी नहीं होते, सम होते हैं। तो जातक को इसका भी लाभ अवश्य मिलेगा, जातक पराक्रमी बनेगा, जातक को भाई बहनों का सहयोग भी अवश्य मिलेगा और जातक के धन की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। शुरू में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जातक की धन की वित्तीय स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, यह निश्चित है मित्रों। इसके बाद बात करें शिक्षा संबंधित, संतान संबंधित, ज्ञान संबंधित, प्रेम संबंधित पंचम भाव की, इस भाव की। मित्रों, पंचम भाव में केतु देव बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी स्थिति में, और पंचमेश मंगल देव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से पंचम
पंचम से पंचम की स्थिति बन रही है, तो पंचमेश का नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठना यह अति शुभ होता है, अति शुभ होता है। पंचमेश यदि भाग्य भाव में बैठे तो यह भाग्य में वृद्धि करने वाला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, संतान से सुख पाने वाला बनाते हैं। तो जातक शिक्षित भी होगा, ज्ञानवान होगा, संतान से सुख पाने वाला होगा, सबसे प्रेम संबंध बना के रखने वाला होगा, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, जातक देशभक्त भी होगा क्योंकि देशभक्ति का भी भाव है, और जातक को आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव मजबूत स्थिति में दिख रहा है। इसके बाद बात करें सप्तम भाव की, दाम्पत्य भाव की, तो दाम्पत्य सप्तमेश कहाँ बैठे हैं? दूसरे भाव में सप्तमेश बुध देव होते हैं, बुध देव जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन सप्तम से अगर गिना जाए तो जहाँ पे बुध देव बैठे हैं, तो यहाँ से गिनने पर बुध देव अष्टम हो रहे हैं, अष्टम, जो कि ठीक नहीं है। अपनी राशि से किसी भी ग्रह का अष्टम होकर बैठना यह शुभ नहीं होता। ये थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कष्ट लाता है, उलझन की स्थिति लाता है। क्या करें बताऊंगा उपाय, अभी निश्चिंत रहें आप। पहले बात कर लें अगले भाव की। मित्रों, बात करते हैं अष्टम भाव की, आयु और मृत्यु के भाव की, उलझनों के भाव की, चिंता के भाव की, गुप्त ज्ञान के भाव की, अष्टम भाव की, ससुराल पक्ष के भाव की। मित्रों, इसका स्वामी कहाँ बैठा है? भाग्य भाव में। यह आयु में वृद्धि करने वाला होता है। ससुराल पक्ष से, ऐसे जातकों को ससुराल पक्ष से भी काफ़ी मदद मिलने की आशा होती है, काफ़ी साथ मिलता है, उनका सहयोग मिलता है। ऐसे जातकों में विशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान, गुप्त ज्ञान। ऐसे जातक ससुराल पक्ष से विशेष मदद इनको मिलती है, विशेष सहायता मिलती है इनको। ससुराल पक्ष से भाग्योदय की संभावना भी होती है मित्रों। और यह आयु को, हमारी आयु को भी बढ़ाने वाला होता है। अष्टमेश से यदि लग्न या भाव से संबंध बना ले, तृतीय भाव से भी संबंध बना ले, तो यह अच्छा होता है, शुभ होता है। जातक के आयु को यह शतायु कर देता है। इसके बाद बात करें, वैसे अष्टमेश का किसी भी भाव में बैठना, जिस भाव में अष्टमेश बैठेगा उस भाव को थोड़ा वो कमजोर करेगा, यह निश्चित है, क्योंकि चिंता का भाव भी है, मृत्यु का भाव भी है, दुख का और आकस्मिक घटनाओं का भी भाव है। वैसे भाग्य भाव में बैठ के, अष्टमेश भाग्य भाव में बैठ के ये थोड़ा भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, ये भी सच है, लेकिन इसका लाभ भी है, क्योंकि चंद्रदेव इस जन्म कुंडली में कारक भी होते हैं और वह अच्छी स्थिति में है, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के हैं, बलवान हैं। इसके बाद बात करते हैं मित्रों भाग्य भाव की। तो भाग्येश कौन होते हैं मित्रों? भाग्येश होते हैं सूर्यदेव, जो कि द्वितीय भाव में बुध के साथ युति करके बैठे हुए, बुधादित्य योग लगाकर बैठे हैं। मित्रों, भाग्य का धन भाव से संबंध यह शुभ होता है, यह शुभ होता है, भाग्यवर्धक होता है, धन को बढ़ाने वाला होता है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है मित्रों, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। और ऐसे में जातक अपने पिता से भी अच्छे संबंध रखता है, पिता का भी सहयोग जातक को मिलता है, छोटी छोटी यात्राओं का भी लाभ जातक को अवश्य मिलता है। जातक धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है, भाग्य का साथ जातक को मिलता है, अवश्य मिलता है, कमोबेश मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कर्म भाव की, रोजगार के भाव की, इस भाव की, दसम भाव की। मित्रों, दसमेश कौन होते हैं? बुध देव और
यहाँ के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं वो? दूसरे भाव में, सूर्य के साथ युति करके, सूर्य के साथ बुधादित्य योग लगाकर, और यहाँ से वो अगर गिना जाए तो पंचम हो रहे हैं। यहाँ से जहाँ पे बैठे हैं वो, तो दसम भाव से वहाँ पे गिनने पर वो पंचम हो रहे हैं। तो अपने भाव से पंचम होके बैठना यह अति शुभ होता है, अति शुभ होता है। तो जातक का लग्नेश 12वें स्थान में जा रहा है, तो थोड़ा सा रोजगार संबंधी शुरुआत में परेशानी होगी, उलझने होगी, लेकिन बुध देव यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, बुधादित्य योग लगाकर बैठे हैं। तो धीरे धीरे जातक को रोजगार संबंधी समस्या दूर हो जाएगी और जातक अपने रोजगार से, अपने व्यवसाय से, अपने पैसे से धन अर्जित करेगा, अच्छे कर्म करेगा, मान सम्मान पाएगा, यह निश्चित है। जातक का कर्म भाव भी मजबूत नजर आ रहा है। इसके बाद बात करें लाभ भाव की। मित्रों, लाभ भाव में चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, सभी ग्रह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं और सभी ग्रह अपने अपने तरीके से जातक को लाभ देते हैं। विशेषकर पापक ग्रह यहाँ पर विशेष लाभ देने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर राहु देव बैठे हैं, तो जातक को विशेष लाभ देंगे, अवश्य देंगे, आकस्मिक लाभ भी देंगे, आकस्मिक लाभ भी अवश्य देंगे। तो राहु देव का बैठना यहाँ पे किसी भी तरह से अशुभ नहीं है, लेकिन ये तुला राशि में बैठे हैं, तुला राशि में, जहाँ पर वह नीच के हो जाते हैं, नीच के, ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। और राहु देव की नवम दृष्टि वो भी सप्तम भाव पे पड़ रही है। पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे वो श्रापित योग लगा रहे हैं। पराक्रम में तो, बल में तो वृद्धि कर रहे हैं, जातक को पराक्रमी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे श्रापित योग भी लगा रहे हैं वो। सप्तम दृष्टि इनकी ज्ञान भाव पे पड़ रही है, जहाँ पे थोड़ा सा ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। संतान से, ज्ञान से, घर परिवार से थोड़ा सा कष्ट ये देंगे, क्योंकि नीच के भी तो है ना। और नवम दृष्टि इनकी यहाँ पड़ रही है, नवम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मैं की स्थिति बनाएंगे, कला कलेश की स्थिति बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं द्वादश भाव की। मित्रों, द्वादश भाव के अधिपति कौन होते हैं? मंगल देव, और वो अच्छी स्थिति में, भाग्य भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं मित्रों। ऐसे में क्या होता है? जातक मोक्ष की तरफ भागता है, धर्म की तरफ भागता है, विरक्ति की तरफ भागता है, ईश्वर की तरफ भागता है, धर्म कर्म में रुचि लेता है। और वैसे भी वहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं, लग्नेश बैठे हैं, लग्नेश गुरुदेव बैठे हैं, और लग्नेश जिस भाव में भी बैठे, जिस भाव पर दृष्टि दे, उस भाव को मजबूत करता है, उस भाव में वो बल देता है। तो जातक मोक्ष की तरफ भागेगा, धर्म कर्म में रुचि लेगा, अपने मुक्ति की सोचेगा। अब मित्रों, कुछ विशेष बातें जो इस कुंडली में रह गई वो बातें करते हैं मित्रों। आइए मित्रों, अगर देखा जाए तो दो भाव में, इनके दो भाव में पाप कर्तरी योग लग रही है, एक चतुर्थ भाव में और एक कर्म भाव में। ये पाप कर्तरी योग क्या होता है मित्रों, क्या आप जानते हैं? पाप कर्तरी योग, जिस भाव के एक घर आगे और एक घर पीछे दोनों तरफ पापक ग्रह या क्रूर ग्रह हो, तो उस भाव को पाप कर्तरी योग लग जाता है। ये पाप कर्तरी योग जिस भाव में भी लगे, जिस भाव में भी पाप कर्तरी योग लगता है, उस भाव को ये पाप कर्तरी योग कमजोर कर देता है। उससे संबंधित कारकत्व जिस भाव से भी वो संबंध रखता हो, उस भाव में वह कमी ला देता है। जैसे कि ये पाप कर्तरी योग इधर शनिदेव लगा रहे हैं, इधर एक तरफ शनिदेव और एक तरफ केतु देव। तो ये भाव किस चीज का है? सुख का है।
संपत्ति का है, घर परिवार का है, तो इसमें थोड़ा सा कमी आएगा, यह निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ पापग्रह हैं, लेकिन इस भाव पर लग्नेश की पंचम दृष्टि है। जैसे कि मैंने पहले कहा पंचम दृष्टि है, तो जातक को कम से कम ऐसी समस्या आएगी, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि पड़ना शुभ होता है, उस भाव को बलि कर देता है। लेकिन यह दसम भाव में पाप कर्तृ योग लगना, एक तरफ राहुदेव और एक तरफ मंगल देव, ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। जातक को रोजगार संबंधी समस्याओं का सामना करना शुरुआती में पड़ सकता है। शुरुआत में जातक को रोजगार संबंधी, व्यवसाय संबंधी समस्याएं आएगी, यह निश्चित है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जातक का लग्न और राशि दोनों ही केतु के नक्षत्र में है, और केतु का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से हो रहा है, तो जातक का लग्न और लग्नेश कहीं न कहीं पंचम भाव से संबंध बना रहा है। जातक का लग्न, जातक की राशि दोनों पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, क्योंकि जातक का लग्न और राशि दोनों ही केतु के नक्षत्र में है, और केतु देव जातक के पंचम भाव में बैठे हुए, तो जातक अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इन सभी विपरीत परिस्थितियों से उबर जाएगा और सही राह पर आ जाएगा। अपने जीवन को अपने दम पर, अपने काबिलियत पर, अपने विवेक से जातक सब कुछ अच्छा कर लेगा। इसके बाद मित्रों, यदि बात करें और कुंडली की, जैसे कि नवांश कुंडली, एक बार देख लेते हैं मित्रों, इनकी नवांश कुंडली क्या कहती है। मित्रों, नवांश कुंडली वृष लग्न की कुंडली इनकी बन रही है, 2 नंबर से शुरू। वृष लग्न की कुंडली कौन होते हैं इनके स्वामी? शुक्रदेव। और वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। और आप अच्छे से जानते हैं किसी भी भाव के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना शुभ नहीं होता, यह तकलीफदायक होता है, कष्टदायक होता है। तो वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं कष्ट की संभावना दिख रही है। वैसे भी लग्न कुंडली में सप्तमेश के स्वामी बुधदेव होते हैं, जो कि दूसरे भाव में बैठे हैं, और यहाँ से वो अष्टम हो रहे हैं, और इस भाव पर राहु देव की भी दृष्टि है, जो कि नीच के बैठे हुए। तो वैवाहिक जीवन में दोनों तरफ से कहीं न कहीं तकलीफ दिख रही है तकलीफ। बताता हूँ उपाय, आ गया टाइम बताने का। इसके बाद यहाँ भी गुरुदेव थोड़े तकलीफ में, थोड़े पीड़ित अवस्था में दिख रहे हैं। वैसे वो केंद्र के भाव में, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर राहु और शनि की दसम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि हो रही है। तो यहाँ भी वह कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। इसके बाद बात करें चंद्र कुंडली की, तो चंद्र कुंडली में राहुदेव की स्थिति, गुरुदेव की स्थिति, शुक्रदेव की स्थिति अच्छी दिख रही है, केतु देव की स्थिति, शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति अच्छी दिख रही है। बुध और सूर्य की स्थिति छठे भाव में है, बुधादित्य लोग आकर बैठे हैं। तो चंद्र कुंडली कहीं न कहीं मजबूत दिख रही है। ये जातक को लाभ देगा, जातक को मानसिक तौर पे मजबूत बनाएगा, बलवान बनाएगा। बात करें चलित कुंडली की, चलित कुंडली में कोई भी ग्रह परिवर्तन में नहीं है। जैसे लग्न कुंडली में, वैसे यथावत सारे ग्रह बैठे हुए, सभी ग्रह उसी जगह बैठे हुए, किसी का कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद यदि बात करें षठ बल की, षठ बल में मंगल और शनि के पास
मंगल और शनि यहाँ पर थोड़ा विशेष बलि दिख रहे हैं। और मंगल का षडबल में मजबूत होना जातक के भाग्य में वृद्धि का कारक बनेगा। यह अच्छा है जातक के लिए, जातक को भाग्य में भाग्य का साथ मिलेगा, यह भी निश्चित है। इसके बाद इनका जो है वर्ण क्षत्रिय है, गण राक्षस के हैं थोड़े। इनकी राशि भी धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और इनका गण भी राक्षस गण, वर्ण भी क्षत्रिय, तो इनके स्वभाव में, और राशि भी सिंह राशि, तो थोड़ा इनके स्वभाव में भी, इनके रुतबे में भी थोड़ा आकड़पन, थोड़ा सा अहंकार की भावना, थोड़ा अभिमान की भावना, ये होना भी निश्चित है, ऐसा होगा। बात करें इसके बाद और दूसरे कुंडली की, तो देखते हैं मित्रों एक बार षोडश वर्ग की कुंडली की। षोडश वर्ग में जैसे कि हमने नामांश देखी है, देख लेते हैं एक बार और दृष्कान देख लेते हैं। दृष्कान मित्रों, दृष्कान कुंडली भी वर्गोत्तमी कुंडली है, धनु लग्न से ही शुरू है। और दृष्कान कुंडली भी इनके धनु लग्न की ही कुंडली है, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं जिन पर शनि की दृष्टि हो रही है। शनि की दृष्टि ये थोड़ा मानसिक कष्ट को देने वाला होता है। वैसे गुरु और शुक्र की अच्छी स्थिति दिख रही है, राहु की अच्छी स्थिति दिख रही है, सूर्य भी दूसरे भाव में वर्गोत्तमी होकर के बैठे हुए हैं, मंगल और केतु भाग्य भाव में और बुधदेव कर्म भाव में बैठे हैं। तो मिला जुला के दृष्कान कुंडली बेहतर दिख रही है, अच्छी दिख रही है। लग्न भाव में भी, लग्न कुंडली में भी आपके भाई बहनों का साथ मिलता हुआ दिख रहा था, आपकी मेहनत सफल होते दिख रही थी। और यहाँ भी कुछ ऐसे दिख रही है, तो आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा। इसके बाद आपकी मेहनत भी देर सवेर सफल होगी, तो लगे रहिए आप। इसके बाद बात करें चतुर्थांश कुंडली की, तो चतुर्थांश कुंडली भी धनु लग्न की कुंडली बन रही है, और लग्नेश कुंडली के तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और वो अपने सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। यह भाग्य में वृद्धि का कारक बनता है। और सूर्य की स्थिति यहाँ भी दूसरे भाव में भी अच्छी स्थिति में दिख रही है, राहु देव की स्थिति अच्छी दिख रही है, मंगल शनि की स्थिति अच्छी दिख रही है। तो ये कुंडली अच्छी दिख रही है, आपके बेहतर है। सुख की प्राप्ति, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसके बाद बात करें सप्तमांश कुंडली की, तो सप्तमांश कुंडली इनके मकर लग्न की कुंडली बन रही है, और लग्नेश शनि पंचम भाव में बैठे हुए अपने मित्र शुक्रदेव के राशि में, और गुरु सूर्य यहाँ पे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्र मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हैं। चंद्रदेव कर्म भाव में, लग्न में राहु और केतु का संबंध बन रहा है, लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु देव बैठे हुए, ये थोड़ा उलझन की स्थिति बनाएगा संतान से। वैसे संतान से सुख आपको है, ये कुंडली दिख रही है, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना यह संतान के लिए अच्छा होता है, संतान का साथ मिलता है। लेकिन लग्न और लग्नेश का राहु देव से संबंध होना यह दर्शाता है कि संतान से आपको थोड़ा बहुत कहीं न कहीं
कष्ट भी मिलेगा, या फिर किसी न किसी कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जिससे संतान से संबंधित आपको कहीं न कहीं कुछ परेशानियां आएगी, लेकिन संतान का साथ आपको मिलेगा, उनका सुख आपको मिलेगा, यह निश्चित है। यह सप्तमांश कुंडली बता रहा है। इसके बाद बात करें दशमांश कुंडली की। बात करें दशमांश कुंडली की, तो दशमांश कुंडली मकर लग्न की कुंडली बन रही है और शुक्रदेव लग्न में ही बैठे हैं, जहाँ पर वह विशेष कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। और शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर अपनी राशि मकर राशि और लग्न को देख रहे हैं, और शुक्रदेव के वह मित्र होते हैं, और उनकी सप्तम दृष्टि है। यह जातक के लिए अच्छा है ये। इसके बाद राहुदेव यहाँ भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और बुधदेव पंचम भाव में, जो कि दशमांश कुंडली में बुधदेव का पंचम भाव में बैठना यह शुभ होता है। इसके बाद बात करें तो केतु देव जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, और सूर्य मंगल जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए तुला राशि में। सूर्य देव यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, नीच के। और गुरुदेव जन्म कुंडली के 11वें स्थान में, और चंद्रदेव जन्म कुंडली के 12वें स्थान में। चंद्रदेव का जन्म कुंडली के 12वें स्थान में बैठना यह दिखा रहा है कि रोजगार संबंधी समस्याओं के चलते कुछ न कुछ मानसिक तनाव भी होगा, लेकिन यहाँ पे लग्नेश मजबूत दिख रहा है, गुरु की अच्छी स्थिति दिख रही है, राहु की अच्छी स्थिति दिख रही है। बुधदेव जो कि व्यापार के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी दिख रही है। तो जातक को शुरुआती थोड़ी परेशानी जो है वो होगी, क्योंकि इनका लग्न कुंडली में लग्नेश 12वें स्थान में जा रहा है, लेकिन यह दशमांश कुंडली अगर देखा जाए तो मजबूत दिख रही है, मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो जातक अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से अच्छा व्यवसाय करेगा, सेटल हो जाएगा, और अच्छा लाभ कमाएगा, घर परिवार का पालन पोषण करेगा। दशमांश कुंडली इनकी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इसके बाद बात करें विषांश कुंडली की, जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए देखा जाता है। मोक्ष प्राप्ति होगी या नहीं, इंसान का वास्तविक स्वभाव, धर्म कर्म से संबंधित कुछ इस तरह की कुंडली होती है ये। तो आइए देखें मित्रों, विषांश कुंडली इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है, और लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के 6ठे भाव में अपनी ही राशि में मेष राशि में बैठे हुए। शुक्रदेव दूसरे भाव में, राहु केतु जन्म कुंडली के 5म भाव में, सूर्यदेव भाग्य भाव में, और अपने मित्र की राशि कर्क राशि में, चंद्रदेव की राशि में बैठे हुए। यह शुभ होता है, अति शुभ है। सूर्यदेव का यहाँ बैठना बहुत शुभ है। और चंद्रदेव जो भाग्येश होते हैं वो कहाँ बैठे हैं, सिंह राशि में, कर्म भाव में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो परिवर्तन योग भी हो रहा है। चंद्रमा सूर्य की राशि में और सूर्यदेव चंद्र की राशि में। केंद्राधिपति योग, केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में, और त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव में। भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में, और कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव में। यह जातक के लिए श्रेष्ठ योग है। जातक को मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होगी, अवश्य होगी। अगर जातक अच्छे कर्म करे, उसमें लगा रहे, दूसरों का भला सोचे, परोपकार करे, दूसरों के लिए अच्छा सोचे, और लगातार सत्कर्म और ईश्वर की राह में रुचि लेता रहे, चलता रहे, धर्म कर्म में रुचि लेता रहे, तो जातक की मोक्ष अवश्य होगा। यह निश्चित है। थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, जैसे कि हर किसी में आती है, क्योंकि लग्नेश 6ठे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन लग्नेश अपने स्व राशि में बैठा हुआ है, अपने राशि मेष राशि में बैठा हुआ है। यह दर्शाता है जातक को मोक्ष की प्राप्ति होगी, चाहे भले थोड़ी परेशानी से होगी, लेकिन और जातक के धर्म कर्म में भी अच्छे रुचि होगा, यह निश्चित है। और जातक अपने पिता का, माता का साथ देने वाला, उनकी सेवा करने वाला भी होगा।
तो मित्रों बात कर ले अब कुछ दशाओं की। मित्रों अभी कुछ महीने पहले ही इनकी सूर्य की दशा समाप्त हुई है और वर्तमान में इनकी चंद्रदेव की दशा चल रही है। और चंद्रदेव कौन होते हैं? अष्टम भाव के अधिपति अष्टमेश होते हैं, जो कि सबसे बड़ा मारक भाव होता है और उनका संबंध भाग्य भाव से हो रहा है। भाग्य भाव से हो रहा है तो अष्टमेश की दशा जब भी चलती है तो थोड़ा बहुत या कमोबेश कष्ट तो मिलता है, लेकिन चंद्रदेव इनके लग्न में, इनकी कुंडली में कारक होते हैं, तो वह सुख देने वाले और आकस्मिक धन दिलाने वाले भी होंगे। इनकी दशा अच्छी जाए इसके लिए आप इनके बीज मंत्रों का जो है जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक कर सकते हैं, ताकि जो अष्टमेश का दोष है, जो नेगेटिविटी है, वह समाप्त हो जाए और इनका पूर्ण फल आपको मिले। इसके बाद शुरू होगी मंगल की दशा, जो मई 2038 तक चलने वाली है। यह इनके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है। काफ़ी कुछ आप इसमें पाओगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में दिख रहा है और वो आपको सब कुछ देने वाला हो रहा है। वैसे भी आपकी कुंडली में मंगल सबसे योग कारक ग्रह होते हैं। इसके बाद राहु की, इस बार गुरु की, इस तरह से चलती रहेगी। अब बात करें उपाय की, जैसे कि मैंने कहा था उपाय की, तो मोहित जी सबसे पहले आप मंदिर जाइए, रोज जाइए। इससे आपके देव गुरु बृहस्पति, जो कि 12वें स्थान में जाके आपकी कुंडली को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो आप रोज मंदिर जाइए नित्य दिन। चाहे सुबह को ना जा सके तो संध्या के समय जाएं, लेकिन रोज जाएं। इससे आपके देव गुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएगी, आपकी कुंडली मजबूत हो जाएगी और कई सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी दिख रही है, नामांश कुंडली उतना मजबूत नहीं दिख रहा, तो आप शुक्रदेव के बीज मंत्रों का भी जाप करें या उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अधिक से अधिक करें। इनके छोटे छोटे मंत्र हैं, बड़े मंत्र हैं, ना जाप कर सकें तो लक्ष्मी के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में जाके दर्शन करें, उनके मत्था टेकें, आपके ये समस्या भी दूर हो जाएगी। चंद्रदेव आपके अष्टमेश होते हैं और उनकी दशा भी अभी वर्तमान में आपको चल रही है। तो चंद्रदेव की, जैसे कि मैंने उपाय बताया, आप शिवलिंग पे दूध और जल से अभिषेक करें, इनके बीज मंत्रों का जाप करें, शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं, यह भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। वैसे भी योग कारक होते हैं, आपको अच्छा फल मिलेगा। तो बहुत कुछ हो गया। जय श्री कृष्णा। बहुत समय हो गया, तो अब कार्यक्रम को, अपनी वाणी को विराम दें। तो मित्रों, इनकी कुंडली में जो भी बातें थी वो मैंने बताने की कोशिश की इनको। अगर आप भी इनको अगर आपको कुछ विशेष दिखे, अलग कुछ दिखे जो मुझसे छूट गया हो, तो आप इनको बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आपका वेलकम है। मित्रों, आप कार्यक्रम को, अपनी वाणी को हमें विराम देना होगा यहीं पे। मित्रों, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल या कुछ ऐसी बातें जो सबको बतानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, जिससे सबका भला हो, सबको कुछ ना कुछ ज्ञान मिले। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा, विद्या ददाति विनिमय, विद्या को, ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ता है ये। तो मित्रों, भलाई करने से कभी ना चूकें, दूसरों की मदद करने से कभी ना चूकें। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, विशेषकर मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है मित्रों। तो जितना हो सके इस जीवन में भलाई कीजिए, अच्छाई कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, वही साथ जाएगा, सिर्फ वही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जितने भी धन दौलत, रिश्तेदारी जो भी है, सब यहीं का यही रह जाएगा। जाएगा क्या? सिर्फ हमारा किया गया कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो मित्रों, सदैव सत्कर्म पे चलिए, ईश्वर को भजिए। तो मित्रों,
आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मित्रों, बहुत जल्दी इसके बाद सवाल और जवाब का कार्यक्रम, जिसमें कुंडलियाँ आपकी होंगी और जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। आप लोग अपना जन्मतिथि, समय सब लगातार भेज रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, तो सबका भला हो। इसके लिए मैं एक साथ 5 से 10 कुंडलियों का अध्ययन करके जवाब देने की कोशिश करूँगा, जिससे सबका भला हो सके और सबको इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम दें। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। अगर कोई सुधार करने की बात है तो वो भी होगी, आपके बातों का महत्व दिया जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।